नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनिल ढाका क्लासेस में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आरपीएससी द्वारा या फिर ईएमआरएस या केवीएस या नवोदय विद्यालय द्वारा करवाई जाने वाली फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो या सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, उनमें जीव विज्ञान सब्जेक्ट के रूप में आता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में अपनी भागीदारी निभाता है। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के जितने भी मेरे साथी हैं उन सब के लिए मैं आज से ये पहला हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। इसके बाद में टोटल जितना भी हमारा कोर्स है उसको हम लास्ट तक जो है वो पूरा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में जैसा कि आपको दिख रहा है, हम टैक्सोनॉमी की बात जो है वो करेंगे। टैक्सोनॉमी आज का हमारा मुख्य बिंदु रहेगा और टैक्सोनॉमी पे लगभग 6 या 7 वीडियो बनेंगे। जैसा कि आपको शुरुआत में वीडियो के लोगों में दिख भी गया होगा, ये 1 नंबर वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी के बारे में हमें पता होनी चाहिए। 2-3 बातें हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तो बायोस और एक होता है लोगोस, ठीक है ना। और बायोस का आप सभी जानते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लोग्स का अर्थ होता है, क्या होता है, टू स्टडी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे हम लोग, सजीवों को कहेंगे। किसे कहेंगे, सजीवों को कहेंगे। और टू स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, बायोलॉजी का अर्थ निकल कर आता है सजीवों का अध्ययन करना ही क्या है, जीव विज्ञान है। सजीवों का अध्ययन करना ही क्या है, जीव विज्ञान है। तो यह हमारी पहली चर्चा जो है वो हो जाती है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पूरी PDF चाहिए तो आप लोग मुझे जो टेलीग्राम है उससे आप लोग प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम भी मेरा इसी नाम से है, अनिल ढाका क्लासेस। वहाँ उसमें जाओगे तो आज की तारीख, आज जैसे 17 तारीख है, तो 17 जनवरी से आपको पूरा मैटर जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो लेक्चर की लिंक और साथ में आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी आप सभी जानते हो कौन है, अरस्तु। अंग्रेजी में इन्हें एरिस्टोटल लिखते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि एरिस्टोटल कोई और है या अरस्तु कोई और है, दोनों एक ही नाम है। अंग्रेजी में हम एरिस्टोटल बोल देते हैं और वैसे इसको अरस्तु बोला जाता है। कई किताबों में आप लोग नाम सुनते हो अरस्तु का। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, ये जो शब्द है बायोलॉजी शब्द जो है ये किसने दिया है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो बायोलॉजी शब्द देने वाले 2 विद्वान थे। कितने विद्वान थे, 2 विद्वान थे। और दोनों विद्वानों का क्या नाम है, एक तो थे लेमार्क और दूसरे जो विद्वान थे वो थे ट्रेविरेंस। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। किसको, टर्म्स ऑफ बायोलॉजी को लेमार्क एवं ट्रेविरेंस। इसके बाद में हम आगे की चर्चा है वो करते हैं। बायोलॉजी आपको पता ही है, बायोलॉजी को 2 शाखाएं होती हैं। ये बायोलॉजी की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं। एक तो होती है बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। यार दोस्तों, मैं 0 से लेकर चलूँगा और हम लोग पूरा कोर्स जो है वो इसी माध्यम से YouTube पे करेंगे। आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे और टेलीग्राम से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है वही PDF आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से इसके नोट्स भी निकलवा सकते हो या जैसे भी है आपकी मर्जी, इसको आप लोग से जो है वो रख सकते हो। स्टडी ऑफ प्लांट या प्लांट साइंस अगर हम बोले तो क्या होगा, बॉटनी वनस्पति विज्ञान जिसे कहा जाता है। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल साइंस अर्थात जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। 2 बातें यहाँ से प्रश्न तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जो फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी वो कौन है, तो वो है थियोफ्रास्टस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कौन है, थियोफ्रास्टस। इसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है
कि जंतु विज्ञान के फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, तो वो कौन है, एरिस्टोटल। ध्यान रखना है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों ही अगर हम चर्चा करें तो एरिस्टोटल ही हैं, अरस्तु ही हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं टैक्सोनॉमी की। किसकी चर्चा करते हैं, टैक्सोनॉमी की। देखिए दोस्तों, टैक्सोनॉमी आप लोग सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जानते हो टैक्सोनॉमी जो है उसे हिंदी में वर्ग की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग की जो है वो बोला जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले ये शब्द किसने दिया, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो किसने दिया था। तो कौन विद्वान थे, APD कंडोली। कौन थे, या APD कंडोले बोल सकते हो, कुछ किताबों में APD कंडोली भी लिखा हुआ मिलता है, APD कंडोली। ये कंडोली भी आप लोग याद रख सकते हो। इनके एक बुक का नाम बार बार पूछा जाता है, और बुक का नाम है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या नाम है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। क्या है पुस्तक का नाम, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लिनियस, या इनका दूसरा नाम क्या है, कार्ल वॉन लिन। कौन है, कार्ल वॉन लिन। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस हैं। कौन है, कैरोलस लिनियस हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि टैक्सोनॉमी है क्या, वर्ग की से हमारा क्या मतलब निकल कर आता है। तो वर्ग की में मुख्य रूप से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है आपके आइडेंटिफिकेशन, या जिसे पहचान बोला जाता है। दूसरी जो निकल कर आती है वो आती है नोमेनोकल्चर, नामकरण। और तीसरी अगर हम चर्चा करें तो वो निकल के आती है क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। तो टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या होगी, ऐसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनोकल्चर एंड क्लासिफिकेशन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी जो है वो कहा जाता है। यहाँ से ये 3 बातें महत्वपूर्ण है। बुक का नाम पूछा जा सकता है, टर्म किसने दी वो पूछा जा सकता है, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी से संबंधित शब्दावलियाँ कौन सी हैं, तो पहचान, नामकरण, वर्गीकरण आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं आगे। एक शब्द आता है, शब्द है सिस्टेमेटिक्स। क्या है शब्द, सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स शब्द की यदि हम लोग बात करें तो ये शब्द जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, या कार्ल वॉन लिने जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्ल वॉन लिने जिसे कहा जाता है। सिस्टेमेटिक शब्द जो है वो सिस्टेमा शब्द से बना है। किससे बना है, सिस्टेमा शब्द। देखो मैंने यहाँ लिखा है, सिस्टेमा शब्द से जो है वो बना है, जिसका अर्थ होता है नियमित व्यवस्था करना। क्या अर्थ होता है, नियमित व्यवस्था करना। अर्थात जीवों की नियमित व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। जो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, अर्थात कार्ल वॉन लिने ने दिया था। अब इनकी पुस्तक है कैरोलस लिनियस की, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। प्यारे दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर इस पुस्तक के बारे में जो है वो पूछा जा चुका है। सिस्टेमा नेचुरी कार्ल वॉन लिन के द्वारा ये दी गई, और इन्होंने अपने 10वें एडिशन में, 10वां संशोधन जो इसमें हुआ उसमें इन्होंने एक शब्द के बारे में बताया, और वो था द्विनाम पद्धति। क्या था, नोमेनोकल्चर, द्विनाम पद्धति। इसके बारे में कार्ल वॉन लिन ने सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है इसके 10वें संशोधन में बताया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कि द्विनाम पद्धति के बारे में किस पुस्तक में बताया गया, सिस्टेमा नेचुरी में। किसने बताया, कार्ल वॉन लिने या कैरोलस लिनियस ने बताया। दूसरी बात, कौन से संशोधन में बताया गया, कौन से एडिशन में बताया गया, तो वो 10वें एडिशन में बताया गया। इसके बाद में बात करते हैं सिस्टेमेटिक शब्द जो होता है उसमें 4 बातें आती हैं। हमने बात की थी टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में 3 बातें आती हैं। टैक्सोनॉमी में कितनी बातें आती हैं, 3 बातें आती हैं। जबकि यदि हम लोग बात करें
किसकी, सिस्टमेटिक शब्द की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 3 बातें ना आकर कितनी बातें आती हैं, 4 बातें आती हैं। पहला वही रहेगा आइडेंटिफिकेशन, 2 नंबर बात करें हम लोग तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, 3 नंबर बात करें तो नोमेनोक्लेचर अर्थात नामकरण, और चौथा जो नया जुड़ता है वो शब्द आता है इवोल्यूटरी रिलेशनशिप अर्थात विकासीय संबंध, जैव विकासीय संबंध जो है वो यहाँ पे शब्द जो है वो जुड़ता है। तो अगर आपसे सिस्टेमेटिक्स के लिए पूछे तो आपको नामकरण, पहचान, वर्गीकरण और जैव विकासीय संबंध ध्यान में रखना है। और यदि टैक्सोनॉमी के लिए पूछता है तो आपको ध्यान में रखना आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनोक्लेचर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अगले महत्वपूर्ण बिंदु की कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। आप सभी जानते हो सबसे छोटी इकाई जो होती है, जब हम 7 टैक्सोन पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं, तो उनमें सबसे ऊपर हम लोग, वैसे तो किंगडम होता है लेकिन डोमेन को माना जाता है, ठीक है। और सबसे नीचे की तरफ हम जब देखते हैं तो वो रहती है आपकी स्पीसीज। कौन रहती है, स्पीसीज, जाति। कौन रहती है, जाति, जाति, स्पीसीज। स्पीसीज की बात करें तो ये सबसे छोटी इकाई है, वर्ग की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। स्पष्ट लिखा है मैंने, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, सबसे छोटी इकाई होती है जाति। कई परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया है। अब जो पर्सन फर्स्ट ग्रेड के लेवल में जो पर्सन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जैसे जाति के बारे में ट्रम्प पूछेगा कि ये शब्द किसने दिया था, तो जॉन रे ने दिया था। शब्द किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। जाति शब्द किसने दिया, जॉन रे ने दिया। और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, अगर हम जैविकीय की बात करें, जैविकीय शब्दावली की यदि बात करें जाति से संबंधित, तो वो किसने दी थी, मेयर ने दी थी। किसने दी थी, मेयर ने दी थी। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। टर्म आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो सबसे छोटी इकाई, दूसरी बात टर्म किसने दी, और दूसरी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो किस विद्वान ने दिया, तो किसने दिया, मेयर ने दिया। अब बात करते हैं कि जाति कहते किसे हैं, हम जाति को कैसे डेफिनेशन इसकी कैसे देंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जीवों का ऐसा समूह जो अपने समान संतति उत्पन्न करता हो, अर्थात अपने समान संतति, सिमिलर जो है वो ऑफस्प्रिंग अगर वो उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। जैसे होमोसेपियंस जो है वो होमोसेपियंस उत्पन्न कर रहा है, तो जीवों का ऐसा समूह है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उसे स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दी। उन्होंने क्या बताया कि जीवों का ऐसा समूह है जो दूसरी जाति से रिप्रोडक्टिविटी आइसोलेटेड, जननिक पृथक्करण एवं आपस में रिप्रोड्यूस अर्थात ब्रीडिंग तथा एक समान जीन पोल शेयर करते हैं, उसे स्पीसीज कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल जो परिभाषा पूछी जा रही है वो यही पूछी जा रही है कि जो मेयर हैं उनके द्वारा जाति की क्या परिभाषा दी गई। तो जीवों का ऐसा समूह है दूसरी जाति से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, जननिक पृथक्करण, आपस में वो रिप्रोड्यूस करते हों, जनन करते हों, तथा उनका जो जीन पोल है वो एक समान शेयर करते हों, तो उसे क्या बोला जाता है, स्पीसीज जो है वो कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले पेज की। तो उस पर आपके एक शब्द आता है जिसका नाम है जाति उद्भवन या स्पीसिएशन जो है बोला जाता है, जाति उद्भवन। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जाति उद्भवन होता क्या है। देखो, उद्भवन शब्द है जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जाति का बनना क्या कहलाता है, जाति उद्भवन कहलाता है। नई जाति का बनना क्या कहलाता है, जाति उद्भवन कहलाता है। ये जाति उद्भवन जो है वो 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ स्पीसीएंस। ठीक है, जाति उद्भवन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिम्पेट्रिक और एक होता है एलोपेट्रिक। एक तो होता है सिम्पेट्रिक और एक होता है एलोपेट्रिक। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्पेट्रिक की। मैंने अंतर की तरह ही दोनों को लिखा है, जिस प्रकार से हम लोग अंतर करते हैं उसी प्रकार से हम दोनों की जो है वो चर्चा करेंगे।
देखिए, सबसे पहले हम बात करें सिम्पेट्रिक की, तो इनमें सेम जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं। कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होती हैं? सेम होती हैं, जबकि एलोपेट्रिक के अंदर जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो सेम नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, अर्थात डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन होती हैं। अर्थात इनमें कोई ना कोई जियोग्राफिकल बैरियर उत्पन्न हो जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से बैरियर उत्पन्न हो जाता है। परिभाषा देखते हैं हम लोग कि सिम्पेट्रिक में क्या है। जीवों का ऐसा समूह है जो एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम चर्चा करें कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कोई जीव रह रहा है, कोई जीव रह रहे हैं, वो केवल इसी क्षेत्र में रह रहे हो, अर्थात जीवों का ऐसा समूह है जो एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हो। जैसे ये यहीं रह रहा है तो ये यहीं रहेंगे, इतने ही इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहेंगे, अर्थात उनका जो हैबिटाट है वो समान होता है। हैबिटाट, उनका आवासीय क्षेत्र उतने जीवों का क्या होता है? समान होता है, जिसे हम लोग निक बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, डायग्राम से भी मैंने दिखाया है कि मान लीजिए ये एक भौगोलिक क्षेत्र है और इस भौगोलिक क्षेत्र में कुछ जातियाँ रह रही, जैसे ये कुछ जातियाँ रह रही, ठीक है, जिन्हें हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। इनसे A1 बनी और A2 बनी, तो ये भी इसी क्षेत्र में रहेंगी। इसे क्या बोलेंगे हम? सिम्पेट्रिक स्पीसीज जो है वो कहेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ बात करें तो जीवों का ऐसा समूह जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहता हो। जैसे सपोज करो कि ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई जातियाँ रहती हैं और बीच में इसके कोई बैरियर बन गया। बैरियर किस रूप में हो सकता है? जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ रहती हैं, तो ये यहाँ पे पहले तो ये एक स्थान पे थी, जैसे ऐसे समझो इसको, पहले यहाँ कुछ जातियाँ रहती थी, यहाँ कुछ जातियाँ रहती थी, वो क्या थी? सिम्पेट्रिक थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बैरियर बन गया, यहाँ पे क्या बीच में एक बैरियर बन गया, तो आधी जातियाँ तो इधर हो गई और आधी जातियाँ इधर हो गई, दो भौगोलिक क्षेत्र बन गए। तो ये जातियाँ अलग जीव उत्पन्न करती हैं, यहाँ इनसे जीव उत्पन्न होंगे और यहाँ इनसे जीव उत्पन्न होंगे, इनमें डिफरेंट या डिफरेंस होगा, ये फिर क्या होंगी? अलग अलग होंगी, तो इनका हैबिटाट जो है वो क्या हो जाएगा? अलग अलग जो है वो हो जाएगा। अब इस जियोग्राफिकल बैरियर की अगर हम बात करें कि ये जियोग्राफिकल बैरियर जो बनाया है ये क्या हो सकता है, तो ये जो ग्लेशियर हैं वो हो सकते हैं, इसके अलावा माउंटेन हो सकते हैं, समुद्र हो सकता है, रिवर हो सकता है, तो ये हो सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे नोट में एक बात लिखी हुई है, और बात क्या लिखी है? पैरापेट्रिक स्पेसिएशन एक और होता है, कौन सा जाति उद्भवन होता है? पैरापेट्रिक होता है। पैरापेट्रिक का मतलब है भौगोलिक क्षेत्र वही रहता है, भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वही रहता है, उसी में वो जातियाँ रह रही होती हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है, लेकिन एक छोटा सा आवास और बन जाता है भौगोलिक क्षेत्र। उसी भौगोलिक क्षेत्र से किसी कारणवश एक छोटा और भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है जिसमें भी जातियाँ उत्पन्न होती हैं, अर्थात जो सब पॉपुलेशन वहाँ पे क्या है? बन जाती है। इसे बोलेंगे पैरापेट्रिक। क्या बोलेंगे? पैरापेट्रिक जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों एक शब्द आता है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, सिबलिंग स्पीसीज कौन सी होती है? सिबलिंग स्पीसीज जो है वो कौन सी होती हैं? कई बार इससे प्रश्न जो है वो आए हुए हैं। तो ऐसी दो स्पीसीज जिनके जीव मॉर्फोलॉजिकल अर्थात आकार में समान तथा जेनेटिकली असमान हो तथा रिप्रोडक्टिविटली आइसोलेटेड हों, तो उन्हें क्या बोलेंगे? सिबलिंग स्पीसीज बोलेंगे। देखिए, इस बात को आप इस प्रकार से समझिए कि कोई दो जातियां हैं, जैसे ड्रोसोफिला परमिलिस और एक है ड्रोसोफिला सूडो ओब्स्कारा, दो जातियां हैं। ड्रोसोफिला क्या होगी? मक्खी होगी। कौन होगी? मक्खी होगी। जैसे आप ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पढ़ते हो, वहाँ ये उदाहरण यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे ड्रोसोफिला की दो और जातियाँ दी हुई हैं, एक तो दी हुई है परमिलिस और एक दी हुई है ड्रोसोफिला सूडो ओब्स्कारा। ये जातियाँ आकार में समान होती हैं। आकार में क्या होती हैं? ये जातियाँ समान होती हैं, लेकिन इनमें जेनेटिक्स गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और ये आपस में जन्निक रूप से पृथक्करण होती हैं। आपस में जन्निक रूप से क्या होती हैं? पृथक्करण जो है वो होती हैं। इसे सिबलिंग स्पीसीज कहा जाता है।
इसके बाद में हम चर्चा करें आगे। आगे आता है आपके स्पीसीज। देखिए पुनः स्पीसीज को दो भागों में बांटा गया है, एक तो मोनोटाइपिक और एक पॉलीटाइपिक। एक तो जातियाँ होती हैं मोनोटाइपिक और एक होती हैं पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक कौन सी होती हैं? ऐसी जातियाँ या ऐसी स्पीसीज जिनमें आगे कोई विभाजन नहीं होता हो, केवल एक ही रहती हो, आगे विभाजन नहीं होता हो। जैसे फेरेटिमा पोस्टुमा। अर्थवर्म को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? केंचुआ को बोला जाता है, अर्थवर्म को बोला जाता है, जो फ्रेंड ऑफ फार्मर होता है, किसान का मित्र होता है, फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थवर्म। ठीक है ना। एक इसने उदाहरण दिया है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना अर्थात कॉकरोच। ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें मोनोटाइपिक में एक आपके दिया है ओरेक्टोलोगस और क्यूनिकुलस रेबिट। ठीक है ना। ये भी आपको आपके पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, खरगोश का वैज्ञानिक नाम, तो आपको याद रखना है ओरेक्टोलोगस क्यूनिकुलस। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉलीटाइपिक की, तो ऐसी स्पीसीज जिसका आगे विभाजन होता हो, आगे क्या होता हो? विभाजन होता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीटाइपिक कहेंगे। अर्थात इसमें सब स्पीसीज का निर्माण होगा। देखिए आप समझिए, यहाँ पर वही जाति है, उसमें कोई विभाजन नहीं है। अगर विभाजन नहीं है तो नई जाति नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे आगे विभाजन होगा तो नई जाति का निर्माण होता है, अर्थात सब स्पीसीज जो है वो बनती है। जैसे होमोसेपियंस, फ्यूचुरेलिस हो गया भविष्य वाली। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम उदाहरणों की बात करें, कौवे के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो कॉर्वस स्प्लेंडस हो गया। इसके अलावा कॉर्वस स्प्लेंडस प्रोटोलेक्टस हो गया, कॉर्वस स्प्लेंडस इंसोलेंस हो गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये इनका वंश हो गया, जीनस हो गया। ठीक है। ये इनकी स्पीसीज हो गई, लेकिन विभाजन के कारण इन पॉलीटाइपिक के अंदर जो है सब स्पीसीज का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है? सब स्पीसीज का निर्माण भी होता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, क्या है वो ये है कि एक शब्द और यूज किया गया, न्यू सिस्टेमेटिक। क्या शब्द यूज किया गया? एक तो सिस्टेमेटिक शब्द यूज किया गया था कैरोलस लिनियस द्वारा, फिर एक शब्द यूज और किया गया न्यू सिस्टेमेटिक्स। ये किया था जूलियन हेक्सले ने। ये प्रश्न आया हुआ है आपके फर्स्ट ग्रेड में, किसने किया? हेक्सले ने। जूलियन हेक्सले ने इस शब्द का यूज किया, न्यू सिस्टेमेटिक्स का। ठीक है। इसके बाद में अगर हम कुछ और शब्दों की बात करें तो अगर आपको पता है जिसे हम लोग संघ कहते हैं, क्या कहते हैं? संघ कहते हैं, फाइलम। तो फाइलम की खोज जो है, क्या बोलते हैं इसे? संघ बोलते हैं, संघ। फाइलम की खोज जो है वो हिक्कल ने की थी। खोज किसने की थी? हिक्कल ने की थी। और शब्द दिया था क्यूवियर ने। शब्द किसने दिया था? क्यूवियर ने शब्द दिया था। खोज किसने की थी? हिक्कल ने की थी। डोमेन शब्द आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डोमेन आपको ध्यान में रखना है, डोमेन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शब्द यूज किया था कार्ल वुज ने। किसने किया था? कार्ल वुज ने डोमेन शब्द का यूज किया। आपको मैं बता देता हूँ, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे बड़ा जो टैक्सोन है वो किंगडम दे रखा है। क्या दे रखा है? किंगडम। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़े जो टैक्सोनॉमिक टैक्सोन है वो होता है आपके डोमेन। कौन होता है? डोमेन होता है। सबसे छोटी जाति, सबसे छोटी इकाई कौन होती है? जाति। और सबसे बड़ा कौन होता है? डोमेन होता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग 7 टैक्सोन पढ़ते हैं, कितने टैक्सोन पढ़ते हैं हम लोग? 7 टैक्सोन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ डोमेन होता है, फिर किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होती है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होती है, फिर जीनस होता है। ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरियाँ होती हैं। कितनी कैटेगरियाँ होती हैं? 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरियाँ होती हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्पीसीज़ की कि सर सबसे नीचे की तरफ तो स्पीसीज़ आती है, सबसे छोटी इकाई, तो आपको बता देता हूँ
नोट में लिखा है मैंने, स्पीसीज को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पार्ट नहीं होता है। स्पीसीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पार्ट नहीं होता है। जबकि अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपके क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर आपके क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबसे ऊपर की तरफ किंगडम दिया हुआ है, फिर आपके फाइलम दिया है, फिर आपके क्लास दिए है, फिर आपके ऑर्डर दिया है, फिर आपकी फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, अर्थात जातियों के समूह जीन्स कहलाते हैं, जीन्स का समूह फैमिली कहलाती है, फैमिली के समूह ऑर्डर कहलाते हैं, ऑर्डर के समूह जो होते हैं ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, क्लास, ग्रुप्स ऑफ क्लास फाइलम एंड ग्रुप्स ऑफ फाइलम किंगडम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा कौन होता है, डोमेन होता है। यहाँ से 1% आने की संभावना है। इसके बाद में चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, देखिए टैक्सोनॉमी को मुख्य रूप से कई भागों में बांटा है। जैसे पहली दे रखी है, पहली जो दे रखी है वो दे रखी है कीमियो टैक्सोनॉमी। आप कीमियो नाम से ही समझ लो केमिकल, अर्थात रासायनिक पदार्थ। तो जब प्लांट का क्लासिफिकेशन हम किसके आधार पर करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे करते हैं, तो उसे हम कीमियो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जैसे एल्केलॉइड, टेनिन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट आदि के आधार पे यदि प्लांट्स, क्योंकि हम प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। दूसरा इसी प्रकार से प्रकार आता है मोलिकुलर टैक्सोनॉमी। तो प्यारे दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, जब प्लांट्स का वर्गीकरण डीएनए की सीक्वेंस के आधार पे किया जाता है। एक आती है साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो का मतलब सेल, तो सेलुलर करैक्टर्स के आधार पर अगर पादपों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गई, जैसे सेल फंक्शंस हो गए, कार्य हो गए, और उसकी संरचना जो है वो हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करें कैरियो टैक्सोनॉमी। किसकी बात करते हैं, कैरियो टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब क्रोमोसोम, ठीक है ना, कैरियो का मतलब क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, संरचना कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, उनकी किस प्रकार से स्थितियां जो है वो रहती हैं, उन सब के आधार पे यदि हम वर्गीकरण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियो टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नाम से स्पष्ट है, बेस्ड ऑन कंप्यूटर, अर्थात नंबर कोड्स। भाई कंप्यूटर के आधार पे जो आंकड़े हैं, जो कोड हैं, जो नंबर्स हैं, उनके आधार पे अगर वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। और लास्ट वाली बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप लोग नाम सुनते हो सोनाग्राफी, तो वैसे ही सोना टैक्सोनॉमी, जैसे बेस्ड ऑन साउंड पे, किसके पर आधारित है, ये ध्वनि पर आधारित है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो इसे बोलते हैं सोना टैक्सोनॉमी। तो आपको सिंपल से याद रखने, जैसे पहला मैंने कीमियो टैक्सोनॉमी बताया, दूसरा आपको साइटो टैक्सोनॉमी बताया, तीसरा आपको मैंने कैरियो टैक्सोनॉमी बताया, चौथा मैंने आपको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बताया, ठीक है। इसी आधार पे एक आपको मैंने साइटो बताई दी, एक आपको मोलिकुलर टैक्सोनॉमी बताया। तो ये आपको 6 जो हैं वो टैक्सोनॉमी के प्रकार जो हैं वो याद रखने हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम बात करेंगे लेक्चर 2 में बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी पर आधारित जो है बायोडाइवर्सिटी है, उसके हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें।